चलिए अब ना दो टाइप्स के और प्रोसेस होते हैं बेटा, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। एक तुम सबकी फेवरेट रिएक्शन हम लेते हैं, वो रिएक्शन तुम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। आइए तो आप सबको पता है, हम पहुंचेंगे हैबर के पास। किसके? N2 प्लस 3S2 इक्वल टू 2NH3। एक सिस्टम में आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया, मतलब ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। एक दूसरे सिस्टम में आपको मिल गया क्या? प्रोडक्ट। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, याद है? फिर आपने यहां पे इसमें से फिर से आपने कंबशन किया, इसको जलाया, फिर से आपको मिल गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए रिवर्सिबल क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरी आउट इन फंक्शनली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही तो है इक्विलिब्रियम बेटा। आप A प्लस बी से C प्लस डी, C प्लस डी से A प्लस बी, जैसे ये वाला सिंबल आपको दिखे आप समझ लेना ये इक्विलिब्रियम है, मतलब रिवर्सिबल। पूरा चैप्टर पढ़ा डाला केमिकल इक्विलिब्रियम है, सारी रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही थी। अब क्या बताएं? लो तुम बोलते हो तो देख लो। हाँ एक चीज और, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। इतनी स्लो होती है कि कभी कभी रुकी हुई दिखाई देती है। बोला था याद करो। इतनी स्लो होती है कि कभी कभी रेस्ट में रहती है, रुकी हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये और ये मिलके ये बनाएंगे, तो ये और ये मतलब ये मिलके ये बनाएगा, ये। तो इस तरह की रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है। यदि आप इरिवर्सिबल की बात करो, जो रिटर्न ना आए, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना तो ऐसा नहीं लगा कि आपने लोहा लाया और आज रखा कल जंग लग गया। लगता है 2-3 दिन लगता है। कितना? अरे कितने दिन लगता है? 4-6 महीने, 10 महीने, साल भर तो लगता है ना। तो वो अब वो वाली प्रोसेस बहुत स्लो होती है। तो एक ये भी है कि यदि आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना। यदि कहीं पे क्या लिखा होगा? स्लो, मतलब क्या बोल रहा है? इसमें अरे फास्ट बोला तो इरिवर्सिबल। ये देखो रिवर्सिबल की रिएक्शंस, रिवर्सिबल की रिएक्शंस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। तो ये मिलके ये बना देगा, तो ये हमारा रिएक्टेंट है। बनाया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बना देगा? हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये समझ गए? फिर सेम, अरे मिल गई। ये मतलब ऐसी रिएक्शन है ना, एनसीईआरटी में इतना पसंद है कि जहां भी तुम पेज पलटोगे ना, इनऑर्गेनिक को हर जगह मिल जाएगी। याद रखना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया, ऐसे सेम टू सेम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हो, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखिएगा एक चीज और, एक ये प्रोसेस हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और एक रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट। समझिएगा, जब भी ऐसा होगा तो ये होगी रिवर्सिबल, जब भी ऐसा होगा तो ये होगी इरिवर्सिबल। समझिए मेरी बात। जो भयंकर चीज है, इसका काम अलग तरीके से होगा, इसका काम अलग तरीके से होगा। ये वाली अलग तरीके से काम करेगी, कौन सी? रिवर्सिबल। ये कुछ ऐसे काम करेगी, W = -2.303 nRT log ज्यादा बटे कम, मतलब जो भी वैल्यू हो, प्रेशर P2/P1, V2/V1, X2/X1, जिसकी भी आपको बात करें। वैसे आपके चैप्टर में प्रेशर एंड वॉल्यूम ही बात करेगा, तो ये हो जाएगी। लेकिन ये डायरेक्ट ये -P एक्सटर्नल dV। अभी आगे आएंगे दोनों फार्मूले, बस मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया हूँ। मतलब हमको ये चीज़ समझ में आ गया कि सर ने ये बता दिया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए काम अलग अलग तरीके से होगा। हेलो,
रिवर्सिबल में जितना आप काम करोगे आप उम्मीद करोगे उतना आपको मिलेगा। इरिवर्सिबल आप जो काम करोगे आप उम्मीद नहीं करोगे कि आपको रिटर्न कुछ, उम्मीद करना ही बेकार है। आइए, इरिवर्सिबल डज नॉट फॉलो इक्विलिब्रियम, मजा आ गया। इरिवर्सिबल मतलब क्या, मैं तो पहले ही बता दिया ना जी, ए से बी बनेगा तो बी से ए नहीं बनेगा। इरिवर्सिबल के लिए यदि आप वर्क की बात करोगे तो वर्क मिलेगा माइनस टी एक्सटर्नल डी वी, ये आपको इरिवर्सिबल में वर्क मिलेगा। हम कैसे, ये कहां से आ पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, पीवी। तो यदि पीवी इक्वल टू एनआरटी से आया है तो डब्ल्यू इक्वल टू हम इसको माइनस एनआरटी भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पता है, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अरे यार, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो हम पीवी की जगह एनआरटी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। बस अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि जो इरिवर्सिबल है ये फास्ट प्रोसेस होती है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं अप्लाई होता, लेकिन रिवर्सिबल क्या होती है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वो स्लो प्रोसेस होती है। किस किस को इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं पता, इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया नहीं पढ़ा तो फिर कैसे पता होगा। आओ एक बार हम थोड़ी सी समझते हैं बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है, बस 1 मिनट की कहानी है, देख लो। तुम बताओ क्या होता है इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। आखिरी का तो सेम रहता है, क्योंकि ऐसा कोई एक शब्द जो आपको नहीं समझ में आएगा ना, आपको क्वेश्चन करने में कठिनाइयां पैदा करेगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन एक्चुअल में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आई, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता ना, आप नोटिस करना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको वही समझ में नहीं आता, तभी नहीं बनता। फार्मूले तो लिमिटेड है, पूरी केमिस्ट्री तुम उठा लोगे ना, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 2 ही फार्मूले हैं। हाँ, एक मॉलिक्यूलर मास, एक मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन। बता दो ऐसा पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इन 2 फार्मूले के अलावा कोई और हो तो बताओ। सब इन्हीं से आए हैं, जो भी होंगे आया इसी से है सब। बोलो। जैसे बनने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, तो वही होगा इक्विलिब्रियम। गुड, आओ हम इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए अभी मैं इक्विलिब्रियम का मतलब समझूंगा, प्रतीक ध्यान से सुनना। A प्लस बी मिलके बनाए C प्लस डी, समझ गए। और कुछ टाइम बाद, तुरंत नहीं, कुछ टाइम बाद C और D मिलके बनाए A और B। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया कि A और B जो है C और D बना रहा है, C और D जो है A और B बना रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन रेस्ट में है, हमको ऐसा लगता है ये रिएक्शन रेस्ट में है, रुकी हुई है। क्यों, क्योंकि देखो सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन में A और B मिलकर C और D बना रहा है और C और D मिलकर A और B बना रहा है, तो हमको पता नहीं चल रहा कि कोई रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो जो रिएक्शन रुकी हुई फील होती है, जो रिएक्शन रेस्ट में फील होती है, वो रिएक्शन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इमेजिन करो कि T बराबर 1 सेकेंड में A B ने C D बनाया, अगले सेकंड दूसरे सेकंड में CD ने AB बना दिया, फिर तीसरे सेकंड में AB ने CD बनाया, चौथे सेकंड इनने ये बना दिया। कभी खत्म होगा क्या, ये पता अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहेगी। खत्म कब होगी, खत्म होने के लिए इनमें से कोई एक को खत्म होना पड़ेगा, हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों ये बना रहे थे, ये दोनों ये बना रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये जो प्रोसेस हो रही है ये है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये यहाँ गया फिर यहाँ आया, यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो ये हो जाती है कौन सी, रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो, तो अभी अपने को ना कितने 7 चीजें समझ में आई। कितनी चीजें, 7 चीजें, जल्दी से रिवीजन कर लो। पहला क्या था हमारा, आइसोबारिक, आइसोक्रोनिक, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। 7 याद है कि नहीं, पक्का, ठीक है। अब यहां पे ये सिर्फ 11th वाले बच्चों को लिखना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिर्फ 11th वाले बच्चों को लिखना है ये ग्राफ, ये पैरा लिख लेना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस।
रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये अपने एक कैन बी रिवर्स 3 4, ये आपके मतलब डिफरेंस में क्वेश्चंस आ सकता है। बाकी आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? साइक्लिक क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का बताओ क्या होता है साइक्लिक? जहां से चलना स्टार्ट किया था रिटर्न वहीं तक आ गया तो साइक्लिक। वेरी गुड। आइए अब अपन देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आपको इस चैप्टर में सिर्फ 2 चीजें पढ़ना है, एक वर्क दूसरा हीट। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क और कल पढ़ेंगे हीट। समझ गए? तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फार्मूला होगा ये होगा हमारा W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। समझिएगा, ये एक सिस्टम है दादा, ये एक क्या है? सिस्टम। ये एक सिस्टम है, ठीक है। इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए V1 था। क्या था इनिशियल वॉल्यूम? आपने इसमें बाहर से प्रेशर लगाया इसलिए P एक्सटर्नल। आपने बाहर से प्रेशर लगाया, अब आपने इसको प्रेशर लगा के क्या कर दिया? वॉल्यूम क्या हो गया? अरे यार साइज मतलब वॉल्यूम। अरे यार नहीं समझ में आया? आपने चारों साइड से दबा दिया ना, इधर से भी P एक्सटर्नल, इधर से भी P एक्सटर्नल, इधर से भी P एक्सटर्नल। समझ गए? चारों साइड से आपने प्रेशर किया तो क्या आ गया? V2 तो हो गया। ये क्या हुआ? हमको ये मिला वर्क। यदि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती ना तो वर्क डन 0। हेलो, कोई चेंजिंग नहीं होती तो वर्क डन 0। कैसे? देखो, आपका पहले वर्क = -P एक्सटर्नल। आपका जितना वॉल्यूम पहले था आपने कोई वॉल्यूम ही नहीं चेंज किया तो V - V 0, 0 × P तो W = 0। हाँ ना? ये V - V तो कितना आ जाएगा? 0, और 0 × P तो क्या आ जाएगा? 0। तो वर्क डन यहाँ क्या मिलेगा? 0। लेकिन यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज हुआ। कैसे हुआ? P = -P एक्सटर्नल dV, तो dV क्या हो जाएगा? V2 - V1। अलग अलग है ना, दोनों वॉल्यूम अलग हैं तो ये नॉन जीरो नहीं होगा। तो आप फार्मूला याद रखिएगा कि W = होता है -P एक्सटर्नल dV। हेलो, W = क्या होता है? W = क्या होता है? चलिए, एक इक्वेशन हमने पढ़ा था बचपन में, PV = nRT। तो हम PV की जगह क्या लिख सकते हैं? तो मैंने -PV। अब सुनो ना एक चीज और, जो N है ये एक्चुअल में डेल्टा N होता है। डेल्टा NG मतलब मोल फॉर गैस। मोल फॉर गैस ये हो जाएगा N2, मतलब ये डेल्टा N क्या होता है? मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक एग्जांपल समझेंगे, N2 प्लस, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को यही बस याद है, और भी याद है वो तो मैं बार बार ले लेता हूँ। हाँ, अभिषेक से पूछ लो, याद है ना मेरे को? हाँ, N2 + 3H2, N2 + 3 = 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो इसका डेल्टा NG पता है क्या होगा? डेल्टा NG होगा क्या? N प्रोडक्ट के मोल, प्रोडक्ट के कितने हैं? N रिएक्टेंट के मोल, कितने रिएक्टेंट? कितना आएगा? ये है डेल्टा NG। नहीं आया? केवल वैसे भी कुछ नहीं आ रहा। चलिए, तो देखो डेल्टा nRT मतलब P एक्सटर्नल dV की जगह हम डेल्टा मतलब nRT भी लिख सकते हैं, और n को मैंने कर दिया n प्रोडक्ट माइनस n रिएक्टेंट RT। समझ गए? यदि आप वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो 0 हो जाएगा, मैंने जस्ट अभी बताया था। वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो वर्क 0। अरे सीधी सी बात, फिजिक्स में पढ़े होगे, यदि किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता तो वर्क डन क्या होगा? 0।
चेंजिंग होगा तो वर्क डन कुछ होगा, कितना होगा हम देख लेंगे बाद में, है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो वर्क नॉन जीरो रहेगा। आओ आगे देखते हैं एक चीज और, इरिवर्सिबल के लिए वर्क का फार्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। अरे जैसे ये कंटेनर है ना, आप इसके अंदर जाके इसमें प्रेशर लगाओगे कुछ होगा क्या? आप कार के अंदर बैठ के कार को धक्का तो चलेगी? अरे यार उतर के दोगे तो जाएगी ना, हल्की वाली, बड़ी वाली नहीं दे पाओगे अकेले, समझ गए। तो आप सिस्टम के अंदर जाके काम करोगे तो नहीं मिलेगा, काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सिस्टम के बाहर। इसीलिए यहाँ पे EXT लिखा है बार बार। कभी कभी आपको बोल देगा इंटरनल प्रेशर, और एक ऑप्शन पक्का रहेगा जीरो, एक ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन फोर्थ रहेगा, फर्स्ट नहीं रहेगा कभी, याद रखना है चीज। चलिए ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब बात करेंगे वर्क डन बाई वो इरिवर्सिबल, वर्क डन बाई रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए वर्क डन बाई रिवर्सिबल, सुनिए रिवर्सिबल के लिए अभी इसको छोड़ो, अभी मैं करवाऊंगा जस्ट इसको। चलो डेल्टा एनजी वाला पहले कर ही लो आप। तो ये क्या है ना, आपका एक क्वेश्चन गिवन है 90 ग्राम वाटर कन्वर्ट इन वेपर फेज, कैलकुलेट डेल्टा एनजी। आपको 90 ग्राम वाटर दिया है, मतलब आपको अभी H2O दिया है किस फेज में? लिक्विड फेज में, जो कि कितना है 90 ग्राम। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो H2O को किस में? वेपर में, मतलब गैस में, है ना। तो आपको ना इसका डेल्टा एनजी बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। 90 ग्राम वाटर, पहले आप इसके मोल निकाल लो। तो मोल क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 90 अपॉन 18, 18 पंचे 5, तो इसके 5 मोल। इसके कितने मोल? तो ये कितना बनाएगा? 5 मोल। ये मतलब गैस। तो डेल्टा एनजी क्या है? बोलो जल्दी। डेल्टा एनजी होता है, डेल्टा एनजी होता है एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। मजा आया? जल्दी बोलो। 5 माइनस 5 कितना हुआ? गलत हुआ, क्योंकि ये लिक्विड है, हमको किसके लेने हैं? गैस के। अरे यार ये कितना लिक्विड है ना जी। तो आप लोगे क्या? प्रोडक्ट के 5। तो आपने यहाँ पे कितना लोगे? डेल्टा एनजी हो जाएगा 5। रिएक्टेंट में लिक्विड के नहीं लेने, गैस के लेने हैं क्या? लिक्विड तो लेंगे क्या? नहीं, मतलब नहीं, तो आएगा 5। ये क्वेश्चन इसलिए बताया, बच्चा यहाँ पक्का गलती करता है। वो कैसे गलती करता है? जैसे किए थे अभी जस्ट 10 सेकंड पहले किए थे ना। हाँ तो समझ गए ना। आओ अब हम देखेंगे ना रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क। किसके लिए? -2.303 nRT। ये है ना बेटा आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए हम वॉल्यूम लेके चलेंगे, कभी कभी प्रेशर लेके चलेंगे, समझ गए। तो आइए, तो W = -2.303 nRT log P1 minus P2, P2 minus P1, या तो आप इसको बोल सकते हो W = -2.303 nRT log V1/V2। मतलब सीधी सी बात, यहां पे आप इनमें कंफ्यूज मत हो, जो वैल्यू ज्यादा हो अपॉन कम, खत्म कहानी। समझ गए? जो वैल्यू ज्यादा होगी उसकी ऐसे कर दो पहले, मतलब बाद में नहीं, ऐसा भी हो सकता है बाद में वॉल्यूम कम भी तो था। याद करो कंटेनर में प्रेशर लगा के वॉल्यूम कम किया तो कम भी तो हुआ था ना। तो आपको ना सीधे न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये याद रखना है कि ज्यादा वाली वैल्यू अपॉन कम वाली वॉल्यूम। समझ गए? यहां से आपके न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे। तो ये दोनों फार्मूले आपको जस्ट अभी याद करने हैं, जल्दी करो। करो ना जी। W = -2.303 nRT log ज्यादा बटे कम। समझ गए? W = -2.303, समझ गए? ये एक था P = मतलब W = -P external dV,
माइनस और प्लस क्यों लगाते हैं मैं जस्ट अभी बताता हूँ, 1 मिनट सुनो। पहले एक चीज, ये भी वर्क का फार्मूला और ये भी वर्क का फार्मूला, ये वर्क का रिवर्सिबल, ये वर्क का इरिवर्सिबल। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज करें कि ये वाला फार्मूला यूज करें, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो पहले आप मान के चलो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के फार्मूले को आप अलग अलग कैसे याद रखोगे, तो आप हमेशा एक पॉइंट याद रखो, छोटे के लिए बड़ा, क्या छोटे के लिए बड़ा, अब बड़े के लिए छोटा। आओ, तो रिवर्सिबल छोटा है कि इरिवर्सिबल, स्पेलिंग रिवर्सिबल। अब वहां पे आर डबल आर, आई डबल आर ज्यादा है ना, तो वो बड़ा है, तो बड़े के लिए छोटा, तो ये इरिवर्सिबल के लिए छोटा वाला फार्मूला। ये क्या है, रिवर्सिबल छोटा, तो छोटे के लिए क्या, बड़ा वाला। बड़े वाले से फिर याद हो जाएगा। और सुनो, छोटे और बड़े वाले को ऐसा नहीं कि ये छोटा और ये बड़ा, नहीं ऐसा नहीं है। ये किससे हो रहा है, ये खेल फार्मूले वाले का है ना, इनके इसका नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी आ जाओ। आइसोबारिक, आइसोबारिक में कोई ना कोई वर्क डन होगा, बट आइसोक्रोनिक में नहीं होगा, बता दिया था ना। ठीक है, आइडियाबैटिक का वर्क डन का फार्मूला ये, अभी आपको 3 न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसके याद रखिएगा। W = NR बाई गामा -1 T2 - T1। ये आपको थर्ड फार्मूला, सॉरी ये फर्स्ट फार्मूला जो आज आपको याद रखना है। बाकी दो तो याद हो गए ना जी बाकी दो याद हो गए, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है आज। कौन सा, जल्दी बोलो। NR/, गामा -1 T2, पक्का याद हो गया? ठीक है। यहां पे एक चीज और देखो ना जी, यदि आप R की गैस कांस्टेंट की, बस अब शुरू होने वाले हैं आप लोगों की कहानी। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल, 2 कैलोरी, 0.0821 लीटर एटीएम। मजा आएगा। मतलब तुम ये मान लो कि बच्चा जब पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेता है ना, तब भी बच्चा 50% क्वेश्चन सिर्फ इनकी वजह से गलत कर देता है। मैं खुद गलत करता था, इसलिए बता रहा हूँ आपको। फार्मूले क्या याद ही क्या करना है जी, NR/, वो तो याद हो गया ना जी, -P एक्सटर्नल dB और -2.303 nRT log ज्यादा अपॉन कम। इसीलिए तो मैं तुमको वैल्यू नहीं दिया कि P2/P1 कुछ भी, सीधे आओ। ये याद हुआ कि नहीं, बोलो एक बार। NR/, गामा -1 T2 - T1, गुड। अब देखो, हाँ जो आपको एक्चुअल में दिमाग लगाना है ना, वो इनमें लगाना है। मेरे से बहुत बार बोलता है, जल्दी बोलो। R की वैल्यू 8.314 जूल के, कैलोरी में 2, लीटर एटीएम में, याद रहेगा। मैं जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ ना, तो भी मेरे को भूल जाता है। मैं ना एक छोटे से पेज में ना ऐसे लिख के और उसको चिपका देता हूँ दीवार में, तो जब तक थर्मोडायनामिक चलता रहता है, चिपका रहता है, फिर वो हटा देता हूँ। आओ देखिए इधर, जब भी आप ना बहुत होशियार है, समझना कैसे होशियार है, देखना। यदि आप एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ लो तो आपसे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। -P एक्सटर्नल dV, कोई तो देख लो। P है एटीएम और dV है लीटर। जब भी आप इस फार्मूले से आंसर निकालोगे ना क्वेश्चन का, तो आपका आएगा लीटर एटीएम। किस में आएगा, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे ना, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे जूल में या कि कैलोरी में। तो लीटर एटीएम को हम कैसे चेंज करेंगे, तो जो आपका आंसर लीटर एटीएम में आया 101.3 का इंटू कर दोगे तो जूल हो जाएगा। जैसे मान लो आया 30 इंटू 101.3, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखोगे, क्वेश्चन स्क्रीन में लिखा, सीधे सॉल्व करो। क्वेश्चन लिख के टाइम खराब नहीं करना है। अभी मैं दे दूंगा ना सारे क्वेश्चन, आपके पास आ जाएंगे, सिर्फ इनका आंसर लिखो जल्दी से फटाफट।